बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 82 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने आजिज़गी से गर्दन घुमाकर जानकी की तरफ देखा। वो मुझसे 4 फुट के फासले पर खड़ी थी। खौफ से उसका चेहरा भी धुआं था। उसकी टांगों में हल्की सी कपकपाहट वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। अपनी जगह से हरकत मत करना वरना खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। सरदार थालूब एक बार फिर सांप की तरह फुनकारा और उसके साथ ही उसने ट्रैगर दबा दिया। फायर की आवाज गूंजी। मैं सकते की सी कैफियत में खड़ा रह गया। गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। ये शायद तंबी फायर था। थालूब ने पिस्तौल वाला हाथ नीचे झुका लिया और मुस्कुराते हुए बोला, पीछे मुड़कर देखो। मैं तेजी से पीछे घूम गया और उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मेरे पीछे सिर्फ 1 फुट के फासले पर दरख्त की झुकी हुई एक मोटी शाख पर सब्ज रंग का एक तकरीबन 4 फुट लंबा सांप लटका हुआ था। उसका सर थालूब की गोली ने उड़ा दिया। सांप की दुम दरख्त की शाख से बल खाकर लिपटी हुई थी और बाकी जिस्म भी ईंटता हुआ सा हवा में बल खा रहा था। और फिर शाख से उसकी दुम के बल खुलने लगे और वो बद की आवाज से जमीन पर गिरा। ये सांप अगर तुम्हें डस लेता तो तुम 1 सेकंड से भी कम वक्फे में खत्म हो जाते। इसका जहर साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। सरदार थालूब ने उस सांप के बारे में बताया। यह खतरनाक सांप इस इलाके में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जब ये अपने शिकार को देख लेता है तो छोड़ता नहीं। ये हवा में उड़ता भी है। जमीन से 5-6 फुट ऊंची और तकरीबन 15 फुट लंबी छलांग लगाता है। ये तुम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। अगर मैं ना देख लेता तो तुम इस वक्त हमसे बहुत दूर जा चुके होते। थालू बोलता रहा और मैं सोचता रहा। चंद सेकंड पहले मेरे ज़हन में उसके बारे में जो ख्यालात आए थे उन पर अब मुझे शर्मिंदगी थी। मैंने जानकी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी खौफ के तासरात थे। हम एक बार फिर चल पड़े और एक बार फिर रुक गए। पानी की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर कुछ ही देर बाद हम दरिया के किनारे पर झाड़ियों में बैठे सामने देख रहे थे। यही वो जगह थी जहां दोनों दरिया अंग्रेजी के हरूफ वाई के नुक्ता इत्तिसाल पर एक दूसरे से मिलते थे और यहीं से तकून बनकर आगे फैलती चली गई थी। बहुत खूबसूरत मंजर था। धूप में चांदी की तरह चमकते हुए दोनों दरियाओं के बीच हद निगाह फैला हुआ सब्जा बड़ा हसीन मंजर पेश कर रहा था। यहाँ दोनों दरियाओं के मिलने की वजह से पाट बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया था। बाईं तरफ दरियाए माए खाम था और एक तरफ दरियाए मेकांग, जिसके दूसरी तरफ लाओस की सरहद थी। जरीन इलाके की तरफ यह दरिया लाओस और थाईलैंड के दरमियान सरहदी लकीर बनाता चला गया था। वो छोटा सा जजीरा देख रहे हो? सरदार थालूब ने मेकान के वस में उभरे हुए एक टापू नुमा उबार की तरफ इशारा किया। मैं गर्दन घुमाकर उस तरफ देखने लगा। उसे भी जजीरा कहा जा सकता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 200-250 गज से ज्यादा नहीं थी। वहाँ कद आदम झाड़ियां और गुंजान दरख्त थे। उस जजीरे से गोल्डन ट्राइंगल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन असल मसला उस जजीरे तक पहुंचता है। क्यों? मैंने जजीरे की तरफ देखते हुए कहा। मुझे तो उस जजीरे तक पहुंचना बहुत आसान लग रहा है। ये तुम्हारी भूल है, सरदार थालूब मुस्कुरा कर बोला। मेकान के दूसरे किनारे पर लाओस के फौजी गश्त करते रहते हैं। उस जजीरे की तरफ जाने वालों को देखते ही गोली मार दी जाती है, और अगर उस तरफ से दरिया पार करने की कोशिश की जाए तो। मैंने बाईं तरफ इशारा किया। नामुमकिन, थालूब ने कहा। जनरल खुराट थाई सरहद पर ज्यादा तवज्जो देता है। इस तरफ उसके मुसल्ला आदमी मौजूद रहते हैं, जबकि लाओस की तरफ से उसे कोई खतरा नहीं। उस तरफ गश्त का भी ज्यादा इंतजाम नहीं, इसलिए मेरे ख्याल में इस जजीरे की तरफ से ही कोशिश की जा सकती है। इस तरफ से कामयाबी का 1% इम्कान हो सकता है। मैं देर तक उस छोटे से जजीरे की तरफ देखता रहा। हो सकता है इस जजीरे पर भी लाओस के फौजी या जनरल खुराट के आदमी मौजूद हो। मैंने कहा, नहीं। सरदार थालूब ने कहा, यह जजीरा दरिया के ऐन वस्त में है, किसी मुल्क की सरहद में शामिल नहीं है। थाई और लाओस की हुकूमतों में यह मुआहदा है कि उनमें से किसी मुल्क के फौजी इस जजीरे को किसी भी किस्म के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनरल खुराट से अगरचे इस किस्म का कोई मुआहदा नहीं, लेकिन वो भी इस मुआहदे पर अमल कर रहा है। अलबत्ता कभी कभार उसके आदमी उस जजीरे पर आ जाते हैं। मैं एक बार फिर जजीरे की तरफ देखते हुए नजरों ही नजरों में फासला नापने की कोशिश करने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस जगह हम खड़े थे वहां से उस जजीरे का फासला 1000 मीटर से कम नहीं था, और वहां से गोल्डन ट्राई एंगल वाला किनारा 500-600 मीटर के लगभग रहा होगा। मैं देर तक इधर उधर देखते हुए सूरतयाल का जायजा लेता रहा। फिर थालूब की तरफ देखते हुए बोला, उस जजीरे तक पहुंचने के लिए जाहिर है कश्ती की जरूरत तो पड़ेगी, और कश्ती का बंदोबस्त कैसे होगा? कश्ती का बंदोबस्त हो जाएगा, सरदार थालूब ने कहा, लेकिन मेरा मशवरा है कि एक बार फिर सोच लो, अपने फैसले पर नजरे सानी कर लो। मैं फैसला कर चुका हूँ सरदार, मैंने ठोस लहजे में कहा। दुनिया की कोई ताकत अब मेरा फैसला नहीं बदल सकती। तो फिर ठीक है, आओ अब वापिस चलें, सरदार थालूब ने कहा। हम झाड़ियों से निकलकर वापसी के रास्ते पर चलने लगे और मुझे हैरत हुई कि जीप तक पहुंचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी। पहाड़ियों से निकलकर पुख्ता सड़क पर आकर थालूब ने जीप का रुख शहर की तरफ मोड़ दिया। सरदार थालूब भी तकरीबन 1 घंटे तक हमारे साथ कांटे में रहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वो उठते हुए बोला। मुझे तुम लोगों के लिए कश्ती और कुछ दूसरी चीजों का बंदोबस्त करना है, कल सुबह मुलाकात होगी। थालूब चला गया। इस वक्त रंगोली भी उसके साथ ही चली गई। अब हम तीनों उस काटी में रह गए। मैं और जानकी एक बार फिर सोनिया को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो भी मेरी तरह इरादे की पक्की थी। वो अपनी जिद पर कायम थी कि हमारे साथ जरूर जाएगी।
अगर हम उसे साथ ना ले गए तो वो अकेली गोल्डन ट्राई एंगल में दाखिल होने की कोशिश करेगी, ख्वाह उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। सोनिया की जिद के सामने मुझे एक बार फिर हथियार डालना पड़े। हमने कल रात दरिया पार करने का प्रोग्राम बनाया। थालुम ने कहा था कि इसी दौरान में वो हमारी रवानगी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लेगा। मैं महाराज को अपने इस प्रोग्राम से आगाह करना जरूरी समझता था। महाराज ही ने मुझे इस काबिल बनाया था कि आज मेरे दुश्मन मुझसे छुपते फिर रहे थे, और महाराज ही ने मेरे अंदर इतनी खुद एतमादी पैदा की थी कि मैं अपने तौर पर बड़े से बड़ा फैसला कर सकता था। महाराज ने मुझे जो मिशन सौंपा था मैं उसमें सुरखरू हुआ था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही काम रह गया था, सिर्फ एक ही मकसद था, अपने माँ बाप के कातलों से इंतकाम। गोल्डन ट्रायंगल तो ऐसी जगह थी जहां हमारी ही तरह के इंसान बसते थे। मैं तो दारा और चीफ आंग के ताकुब में जहन्नुम तक जाने को तैयार था। ये मेरा अटल फैसला था और मुझे यकीन था कि महाराज मेरे इस फैसले की मुखालफत नहीं करेंगे। और फिर मुझे महाराज से रंगसंत की डायरी के हवाले से भी बात करनी थी। अगर तहकीकात के बाद ये साबित हो जाए कि रंगसंत वाकई बेगुनाह थी तो सोनिया के दिल से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। मैं टेलीफोन के करीब आकर बैठ के और रिसीवर उठाकर बैंकॉक में वार्ड ट्रीटमेंट का नंबर भिजाने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी और इत्तेफाक से कॉल खुद महाराज ही ने रिसीव की। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैं फौरन असल मौजू पर आ गया और महाराज को सोनिया, रंगसंत और उसकी डायरी के बारे में बताने लगा। इस डायरी में कुछ ऐसे नाम मौजूद हैं जिनसे इस सिलसिले में मालूमात हासिल करके रंगसंत की तहरीर की तस्दीक या तरदीद हो सकती है। मैंने कहा वो डायरी मैंने सरदार थालुब के हवाले कर दी है। वो 2-4 दिन में बैंकॉक आकर आपसे मुलाकात करेगा और डायरी आपके हवाले कर देगा। और तुम क्यों नहीं आ रहे? महाराज ने कहा तुम्हारा मिशन तो मुकम्मल हो चुका है, वहां तुम्हारी जरूरत नहीं, यहाँ बैंकॉक में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। महाराज वो दारा और उसके साथ ही गोल्डन ट्रायंगल की तरफ फरार हो गए हैं। भाई ये बात बड़ी मुश्किल से कह सका। कहना क्या चाहते हो? महाराज ने पूछा। महाराज आप जानते हैं दारा और उसके साथियों ने मेरे माँ बाप को कत्ल किया था और चाचा प्रताप सिंह को भी आपकी इबादत गाह में गोलियों से छिलनी कर दिया गया था। वो मुझे भी कत्ल करना चाहता था। आपने मुझे बचाया और पनाह दी। मैंने आपके सामने भी कसम खाई थी कि उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये लातादाद बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुके हैं। उन्होंने बैंकॉक में जो कत्लो गारत मचाई थी उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। यहाँ भी ये लोग कई रोज तक आग और खून का खेल खेलते रहे हैं। दारा ने तो उन लोगों को भी नहीं बख्शा जो उसकी खातिर जान हथेली पर लिए फिरते रहे हैं। दारा ने पैड्रू को भी मौत के घाट उतार दिया है। ये लोग इंसानियत के दुश्मन है महाराज। बुरा आदमी कभी बुराई से बाज नहीं आता। उनकी साजिश अगर से नाकाम हो चुकी है लेकिन ये ऐसे ही किसी और मंसूबे पर काम शुरू कर देंगे। हीरोइन की स्मगलिंग का मंसूबा तो पहले ही से है। दुनिया भर में ये जहर फैलाया जा रहा है। इन जैसे बेजमीर लोगों की कमी नहीं। हम इस बुराई का मुकम्मल तौर पर खात्मा तो नहीं कर सकते लेकिन दारा जैसे कुछ लोगों को रोक तो सकते हैं। मैं समझता हूँ उन लोगों को जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं, खत्म हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, महाराज ने कहा, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल खूनख्वार बेड़ियों का भट्ट है। वहां जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन गोल्डन ट्रायंगल खूनख्वार बेड़ियों का ठिकाना है। वहां जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मैंने आपसे तरबियत हासिल की है महाराज। मैं मौत से नहीं डरता। मुझे बस आपके आशीर्वाद चाहिए और आप ये भी जानते हैं कि थाई उन खूनख्वार बेड़ियों के कब्जे में है और उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने कहा ठीक है सन। महाराज ने कहा तुम कब जा रहे हो? कल रात, मैंने जवाब दिया और महाराज को यह भी बता दिया कि जानकी भी मेरे साथ जा रही है। सोनिया का जिक्र मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, महाराज ने जवाब दिया और चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद फोन बंद कर दिया। मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मेरा ख्याल था कि शायद महाराज इसकी इजाजत ना दे, लेकिन वो मेरे जज्बात से वाकिफ थे और मैंने जिस लबो लहजे में बात की थी उससे भी शायद उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि मैं कोई नसीहत मानने को तैयार नहीं हूँगा। इसलिए उन्होंने मुझे इजाजत दे दी थी। मैं तो जानकी को भी साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन थाई का यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। दारा वगैरह फरार हो चुके थे। पैड्रू भी मारा गया था, लेकिन पैड्रू का गिरोह तो मौजूद था। उस गिरोह के बहुत से लोग जानकी को अच्छी तरह जानते थे। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी मेरा ख्याल था कि अगर मैं जानकी को साथ ले जाने से इनकार कर देता तो वो कभी भी ना मानती। जानकी को बहरहाल मेरे साथ जाना था, लेकिन मुझे सोनिया का अफसोस था। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे थे। वहाँ कदम कदम पर मौत हमारी मुंतजिर थी। ये भी मुमकिन था कि उस सुनहरी तकोन के जमीन पर कदम रखते ही हमें गोलियों से भून दिया जाए, लेकिन सोनिया इस आग में कूदने को तैयार थी। मेरी तरह वो भी इंतकाम की आग में जल रही थी और उसे रोकना मुमकिन नहीं था। वो दिन गुजर गया और फिर रात के तारीख साए पर फैलाने लगे। रात मेरे लिए सबसे ज्यादा अजियतनाक होती थी। उस रात 2 बजे तक तो जानकी और सोनिया भी जागती रही थी और फिर अपने कमरों में जाने की बजाय वहीं कालीन पर लेट कर सो गई और मैं सोफे पर नीम दराज सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी को घूरता रहा, जिसकी सुइयां गैर महसूस अंदाज में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कौन सी मंजिल, ये तो एक दायरे में गर्दिश करती रहती हैं। इनकी कोई मंजिल नहीं थी और शायद घड़ी की इन सुइयों की तरह मेरी भी कोई मंजिल न थी।
मैंने अपने माँ बाप के कत्ल के इंतकाम को जिंदगी का मकसद बना लिया था। इसके सिवा और कोई मकसद नजर नहीं आता था, ना ही कोई मंजिल दिखाई देती थी। कत्लो गारत, खून खराबा, क्या यही इंसानी जिंदगी का मकसद है? मैंने तो अब तक यही कुछ देखा था। मम्मी और डैडी के कत्ल के बाद तो मुझे हर तरफ गोलियां ही बरसती नजर आती थी, खून ही खून दिखाई देता था, हर तरफ इंसानी खून बहता हुआ देखा था मैंने। मेरे हाथ भी खून से रंगे हुए थे, लेकिन मैंने तो उन लोगों के खून से हाथ रंगे थे जो इंसानियत के दुश्मन थे, बेगुनाह क्यों मारे जा रहे थे। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था, मुझे अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिल सका। ये सब कुछ सोचते हुए मेरा सर दुखने लगा, दिमाग में धमाके होने लगे। मैं उठकर बैठ गया, कुछ देर कालीन पर सोई हुई जानकी और सोनिया को देखता रहा, फिर उठकर दबे कदमों चलता हुआ किचन में घुस गया। कम से कम आवाज पैदा करने की कोशिश करते हुए मैंने काफी बनाई और कप लेकर खामोशी से बाहर आकर लान में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया और तारीकी में इधर उधर घूरते हुए काफी की चुस्कियां लेने लगा। मुझे वहां बैठे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि बरामदे की तरफ से आहट सुनकर मैं चौंक गया। गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा, जानकी बरामदे में खड़ी इधर उधर देख रही थी और फिर वो बरामदे से निकलकर मेरे सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। हाँ, जहन अपसेट है, मैंने जवाब दिया। सोच सोच कर सर दुखने लगा था। मैंने उठकर काफी बना ली। मुझे जगा देते, मैं बना देती, जानकी ने कहा। अगर तुम भी पीना चाहो तो बना लो, मैंने कहा। नहीं, मूड नहीं, जानकी ने कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर हम गोल्डन ट्राई एंगल के हवाले से बातें करने लगे कि वहां हमें किस किस्म की सूरत का सामना करना पड़ेगा। इसमें सोचने की क्या बात है, जानकी ने कहा। जनरल खोराट के बारे में जो कुछ सुना है और जो कुछ हम देख चुके हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। वहां हमें संगीन तरीन सूरत का सामना होगा और शायद वो हमारी जिंदगी का कठिन तरीन दौर होगा। कदम कदम पर मौत घात लगाए बैठी होगी। अगर हम वहां चंद रोज भी जिंदा रहे तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। मुझे तो ये भी अंदेशा है कि कश्ती से उतरकर दरिया के किनारे पर कदम रखते ही हमें गोलियों से छिलनी कर दिया जाएगा। यही सब कुछ मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने जानकी की तरफ देखते हुए कहा। इन हालात के पेश नजर क्या तुम अपने लिए वहां जाना मुनासिब समझती हो? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम यहीं रह जाओ सरदार थारूब के पास? अगर तुम रुक जाओ तो सोनिया को भी रोका जा सकता है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानकी का जवाब मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें मौत की इस हिसार में अकेले जाने दूंगी? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। मैं, तुम और थाई, हम तीनों ने एक साथ मरने जीने का अहद किया था। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि सच्चाई के लिए लड़ते हुए जान दे देंगे, लेकिन हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, हमारे रास्ते अलग कैसे हो सकते हैं? हाँ, अलबत्ता अगर तुम थाई को भूल कर अपना प्रोग्राम बदल दो तो मैं भी बैंकॉक वापस जाने को तैयार हूँ। अगर बैंकॉक में हमारे लिए अब भी खतरा हो तो हम कहीं और चले जाएंगे और आराम से जिंदगी बसर करेंगे। ये कैसे हो सकता है? थाई का नाम लेकर जानकी ने मेरी दुखती हुई रग पर उंगली रख दी थी। मैं थाई को कैसे भूल सकता था? आज मैं जिंदा हूं तो थाई की वजह से। मैं तो उसे भूल जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं थाई को भूल जाऊंगी या तुम्हें अकेले मौत के मुंह में जाने दूंगी? जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अब इस मौजू को यहीं खत्म कर दो। आज के बाद मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं लाजवाब होकर रह गया। रात के आखिरी पहर तक हम लान ही में बैठे रहे। उस वक्त पो फुट रही थी जब हम लान से उठकर कांटे के अंदर आए। सोनिया कालीन पर आड़ी तिरछी पड़ी गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। मैं उसकी तरफ देखता हुआ सोफे पर लेट गया और जानकी सोनिया के करीब ही कालीन पर लेट गई। मेरा दिन अगरचे अब भी उलझा हुआ था, लेकिन इस मर्तबा सोने के लिए मुझे ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। मेरी आंख दोपहर 12 बजे के करीब खुली। सोनिया और जानकी मुझसे पहले ही जाग चुकी थी। सरदार थारूब 2 बजे के करीब आया। वो हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आया था जो इस मुहिम में हमारे काम आ सकती थी। हाथी दांत के दस्ते वाला एक खूबसूरत खंजर, जिसके एक तरफ तेज धार थी और दूसरी तरफ दरांती की तरह बारीक दंदनाने बने हुए थे, उसने सोनिया की तरफ बढ़ा दिया। मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम यहीं रहो, लेकिन तुम बजीद हो तो हम तुम्हें रोक नहीं सकते। बहरहाल ये खंजर मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो, काम आएगा। सोनिया की आंखों में चमक सी उभर आई। वो कुछ देर तक खंजर को उलट पलट कर देखती रही, फिर शुक्रगुजार निगाहों से थारूब की तरफ देखने लगी। सरदार थारूब ने ऐसा ही एक खंजर जानकी को भी दिया, मगर उसका दस्ता हाथी दांत का नहीं, आबनूसी की लकड़ी का था। सोनिया और जानकी ने फौरन ही तैयारी शुरू कर दी। रंगोली उनकी मदद कर रही थी। उन दोनों ने अपने अपने बैग में 2-3 जोड़े कपड़ों के रख लिए थे और कुछ वो चीजें जो थारूब लेकर आया था। इनमें मोहरबंद खुराक के कुछ डिब्बे भी थे। अगर हम जिंदा रहे तो ये खुराक कम अज कम 1 हफ्ते हमारा साथ दे सकती थी। सरदार थारूब और मैं हाल कमरे में बैठे हुए थे और सरदार थारूब कह रहा था, कश्ती का बंदोबस्त हो गया है। आज शाम तक कश्ती उसी जगह पहुंच जाएगी जहां हम कल गए थे। मेरा एक आदमी तुम लोगों के साथ जाएगा। वो तुम लोगों को दरिया के गोल्डन ट्राई एंगल वाले किनारे पर उतार कर उस जजीरे पर वापस आ जाएगा और 24 घंटे वहां रुकेगा। इसी दौरान में अगर तुम लोग महसूस करो कि आगे नहीं जा सकते तो उसे सिग्नल दे देना। वो तुम लोगों को वापस ले आएगा। उस जमीन पर कदम रखने के बाद तो वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा।
ये फैसला तुम उस जमीन पर कदम रखने के बाद करोगे। बहरहाल अगर महसूस करो कि हवा का रुख तुम्हारे साथ नहीं है तो ऐसी सूरत में मेरा मशवरा है कि नहीं सरदार। मैंने उसकी बात काट दी। अब मैं कोई मशवरा नहीं सुनूंगा, अलबत्ता कुछ बातें जानना चाहता हूँ जिससे मुझे आगे चलकर कुछ फायदा हो सकता है। मसलन सरदार थालून ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। जनरल खोराट कौन है? उसने उस इलाके पर कैसे कब्जा किया? मैंने पूछा। जनरल खोराट, थालून ने गहरा सांस लेते हुए कहा। वो खुद सख्ता जनरल है। बरसों पहले वो चीनी फौज में भर्ती हुआ था। जैसे तैसे करके सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे तक तो पहुंच गया, लेकिन उससे आगे नहीं जा सका। वो अपने हल्के में बहुत बदतमीज आदमी समझा जाता था। अपने से सीनियर अफसरों के साथ भी बदतमीजी से बात नहीं आता था। हुकूमतुल्ली डिसिप्लिन की खिलाफ वर्दी पर उसे कई बार सजा हुई। फिर एक मरतबा ये इंकशाफ हुआ कि वे खुफिया तंजीम तरियाड़ का सरगर्म रुकन है। ये तंजीम उन दिनों हुकूमत के खिलाफ सरगर्म थी। खुराट ने एक मुख्तसर सा गिरोह बना लिया और फौज में बदनज़मी फैला रहा था। ये इंकशाफ होते ही खुराट को हिरासत में ले लिया गया। फौज के कवानीन के मुताबिक उस पर मुकदमा कायम कर दिया गया। उसका कोर्ट मार्शल हो जाता, लेकिन वो अपने साथियों की मदद से फौज की हिरासत से भाग निकला। उसके गिरोह में 15-16 आदमी थे। खोराट उनका हेड था। पकड़े जाने के खौफ से वो भागते रहे। उनका रुख कैंटन की तरफ था, जहां से वो हांगकांग जाना चाहते थे। हांगकांग बरतानिया के ज़ेरे असर था और खोराट समझता था कि उसे सिर्फ हांगकांग ही में पनाह मिल सकती थी, लेकिन उसे कैंटन ही में पता चल गया कि हांगकांग में दाखिल होना मुमकिन नहीं। उन्होंने अपना रुख बदल दिया और नान पिंग की तरफ बढ़ने लगे। खुराट ने अब वियतनाम में दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया था, मगर उस तरफ भी रुकावटें थी। खुराट और उसके साथियों के पास थोड़ी बहुत रकम बची थी, वो भी खत्म हो चुकी। उनके पास एक वक्त की खुराक खरीदने के लिए फूटी कोड़ी तक नहीं थी। खुराक के उसूल और दीगर जरूरियात के लिए उन्होंने लूट मार शुरू कर दी। उनके पास असला था। वो जिस बस्ती में जाते 1-2 आदमियों को कत्ल करके दहशत फैला देते और लूट मार करके आगे निकल जाते। उसी दौरान में कुछ और जराइम पेशा लोग भी उसके गिरोह में शामिल हो गए। लुटेरों और कातलों का यह खतरनाक गिरोह लूट मार करता और रास्ते में छोटी छोटी बस्तियां उजाड़ता हुआ चिली के करीब दरियाए मेकांग के किनारे पर पहुंच गया। ये दरिया चीन की बर्फपोश पहाड़ों से शुरू होकर चीन ही के वसी और अरीज इलाके को सैराब करता हुआ चिली के करीब बर्मा की सरहद में दाखिल हो जाता है और फिर सियाम और लाओस की सरहदों को छोड़ता हुआ कंबोडिया का सफर करते हुए जनूबी बहिरा चीन में जा गिरता है। खुराट और उसके तकरीबन 40 मुसल्लह आदमी एक बड़ी बालबानी कश्ती पर सवार थे। ये कश्ती दरियाए मेकांग में बहती हुई बर्मा की सरहद से निकलकर थाईलैंड की सरहद में दाखिल होगी। यहाँ खुराट ने अपना सफर खत्म कर दिया। 2 दरियाओं के बीच में सैकड़ों मुरब्बा मील पर मुश्तमिल ये तकूनी जरखेज खिता खुराट को पसंद आ गया। इस खिते में 3-4 छोटे छोटे कबाइल आबाद थे जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से अपनी गुजर औकात कर रहे थे। खुराट और उसके मुसल्लह साथियों ने उन कबाइलियों को बर्मा की तरफ भगा दिया। इन्होंने मुजाहमत की कोशिश की, उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। उस इलाके में पोस्त के पौधे देकर खुराट ने एक और मंसूबा बनाया। पोस्त की काश्त के लिए ये इलाका तो बहुत जरखेज था। उसने अपने आदमियों की मदद से पोस्त की बाकायदा काश्त शुरू कर दी। कुछ इलाके में अपनी जरूरत के लिए सब्जियां, फल और अनाज भी पैदा किया जाने लगा। वो अफीम का दौर था। खुराट पोस्त की पैदावार से अफीम तैयार करके बर्मा चीन के सरहदी इलाकों में लाओस और थाईलैंड में बड़ी मिकदार में अफीम सप्लाई करने लगा। दो तरफ दरिया के होने की वजह से यह तकूनी खित्ता हर लिहाज से महफूज था। खुराट ने अपने गिरोह पर मुकम्मल कंट्रोल कर रखा था। 2-4 ने बाद मामलात में सर उठाने की कोशिश की तो खुराट ने बड़ी बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया ताकि दूसरे सर उठाने की जुरात न कर सके। खुराट हर वक्त मुसल्ला और फौजी वर्दी में रहता। उसने अपने नाम के साथ जनरल का इजाफा कर लिया। उसकी शोहरत आहिस्ता आहिस्ता आसपास के इलाकों में फैलने लगी। लाओस, थाईलैंड, बर्मा और चीन के जराइम पेशा लोग फरार होकर उस तरफ का रुख करने लगे। जनरल खुराट उन्हें खुशामदीद कहता, इस तरह उसकी ताकत में भी इजाफा होता चला गया। उसने इन ममालिक से कुछ ऐसे माहिरीन को भी लालच देकर बुला लिया जो बुनियादी तौर पर मुजरिमाना जहनीत के मालिक थे। इस तरह अफीम के अलावा हशीश, मार्फिन और दूसरी मुनशियात भी तैयार होने लगी जो बड़ी मिकदार में सरहदी इलाकों और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को स्मगल की जाने लगी। यहाँ पोस्त नहीं सोना पैदा होता था और इसलिए इस इलाके को गोल्डन ट्राई एंगल का नाम दे दिया गया। आसपास की हुकूमतों को जब जनरल खुराट की सरगर्मियों का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। जनरल खुराट बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। उसने पूरी फौज जमा कर ली थी जिसके पास जदीद तरीन असला और गोला बारूद मौजूद था। गोल्डन ट्राइएंगल आज एक ऐसी छोटी सी ऐसी सल्तनत है जिसका जनरल खुराट बेताज बादशाह है। उसकी फौज में हसीन और जवान लड़कियां भी शामिल हैं जो सुनहरी तकोन में ड्यूटी देने के अलावा हीरोइन और दीगर मुनशियात की सप्लाई और सौदेबाजी के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के चक्कर लगाती रहती हैं। गोल्डन ट्राइंगल में एक बाकायदा हवाई अड्डा है। जनरल खुराट के अपने 2-3 जहाज हैं। दुनिया भर में फैली हुई मुनशियात की तंजीमों के हवाई जहाज भी यहाँ आते रहते हैं। गोल्डन ट्राइंगल में हीरोइन और दीगर मुनशियात तैयार करने की कई फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें हर वक्त माल तैयार होता रहता है और जनरल खुराट के मुनशियात के माहिरीन उन मुनशियात को ज्यादा से ज्यादा नशावर बनाने के लिए रिसर्च में मसरूफ रहते हैं।
जनरल खुराट तरियाड का सरबराह है, जिसका सदर दफ्तर हांगकांग में है। दुनिया भर में मुनशियात की सबसे बड़ी मंडी भी हांगकांग ही में है। जनरल खुराट गोल्डन ट्राइएंगल से बहुत कम बाहर निकलता है, लेकिन महीने में एक मरतबा वो हांगकांग का चक्कर जरूर लगाता है।